18 जून 2020 करंट अफेयर्स अपडेट में आपका स्वागत है दोस्तों। न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को हम शहादत देना चाहते हैं, उन्हें सैल्यूट करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे हादसे फिर ना हो और जो शांति पहले उस घाटी में बरकरार थी वो वापस से बरकरार होने लगे। तो इसी बात के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेसर्टिफिकेशन और ड्रॉथ को मनाया गया था 17 जून को। इस दिन को मनाने की ये खास बात है ताकि किस रीज़न से डेसर्टिफिकेशन हो रहा है, किस रीज़न से ड्रॉथ हो रहा है, उसे समझकर उसे अवॉइड किया जा सके। तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मनाया जाता है। तो कुछ जानकारी जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि इसे 1995 से मनाया जाने लगा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लैंड डिग्रेडेशन को कैसे रोका जाए, उसके इम्पैक्ट को कैसे कम किया जाए, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है और उनका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड नेशंस का यूएसए में है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक, इंग्लिश, चाइनीज़, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। पढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो इंडिया के लिए एक खास खबर थी, एक प्राउड मोमेंट था इंडिया का। सबसे पहली बार ऐसा होने वाला था कि 75 इंडियन आर्मी पर्सनल्स, नेवी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से रशिया के परेड, विक्ट्री परेड में शामिल होने वाले थे। तो ये विक्ट्री परेड आखिर क्यों और कैसे कब मनाई जाती है? तो विक्ट्री परेड 9 मई को मनाई जाती है, जब नासी जर्मनी ने सरेंडर किया था 1945 में। तो ये 75th एनिवर्सरी थी, इसलिए 75 आर्मी सोल्जर्स की एक टुकड़ी जाने वाली थी और वहाँ पे परेड करने वाली थी। तो ये विक्ट्री डे 24 जून को मनाया जाने वाला था मॉस्को में, पर हालांकि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से माना जा रहा है कि इसे पोस्टपोन करना पड़ सकता है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का भी नाम आप ध्यान में रखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में उनके रीजनल या उनके कैपिटल से जुड़ी या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से जुड़े कुछ सवाल है तो आप उनका भी जवाब दे सकें। तो ये थी सेकेंड न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आईएमडी स्विट्ज़रलैंड वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स लॉन्च किया है। उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने ये इंडेक्स लॉन्च किया है, मतलब रिलीज़ किया है ताकि वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, फॉरेन करेंसी, सर्विस, प्रोडक्टिविटी एंड एजुकेशन के बेसिस पे ये इंडेक्स को लॉन्च करके इंडेक्स को बता सके। तो इंडिया का रैंकिंग अभी फ़िलहाल 43rd पोजीशन पे रहा है, जो पिछले साल भी 43rd पोजीशन में रहा था। 2017 में ये रैंकिंग 45 पोजीशन पे था और थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था। 2017 पहला ऐसा साल था जिस साल में 89 से जो रैंकिंग 41 पे बरकरार हुआ था वो 2017 में 45 पे गिरा था और उसके बाद पिछले साल वो 43rd पे आया था और अभी भी वो 43rd पे बरकरार है। तो ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और बातें जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि आईएमडी कहाँ पे सिचुएटेड है, जैसे मैंने आपको बताया स्विट्ज़रलैंड में है। साथ ही साथ आप उनके करंट प्रेसिडेंट आईएमडी का भी नाम याद रख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए जो हो सकता है कि उनको टॉप किन किन कंट्रीज़ को रैंक मिला है, तो सिंगापुर को सबसे टॉप पे रखा गया है, उसके बाद है डेनमार्क, उसके बाद है स्विट्ज़रलैंड, फिर है नीदरलैंड और फिफ्थ है हांगकांग। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ताकि वो मेंटल इलनेस को भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर कर सके। तो ये पहली बार नहीं है, नोटिस पहली बार भेजा गया है, पर जब यूनियन गवर्नमेंट ने पहले भी जब भी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लॉन्च किया गया था, अप्रूवल आने के बाद भी उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि मेंटल इलनेस को भी इंश्योरेंस में कवर किया जाए, बस अभी कंपनीज ने खासा ध्यान नहीं दिया। पर जैसे कि आप जानते हैं, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड के कारण देहांत हो गया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है और उन्हें स्ट्रिक्टली ये वार्निंग दी है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मेंटल इलनेस को भी कवर करें।
तो इसके साथ कुछ जानकारी जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि मेंटल हेल्थ केयर बिल जो पास हुआ था वो 19 अगस्त 2013 में पब्लिश किया गया था, और वो पास हुआ था 20 नवंबर 2013 में। और उन्हें किसने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। गुलाम नबी आज़ाद जी ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया था, तो आप इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक EIB ने 750 मिलियन US डॉलर्स का लोन अप्रूव कर दिया है इंडिया के लिए, ताकि कोविड वायरस से जुड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है, उन्हें पूरा किया जा सके। तो कुछ जानकारी जो आप ध्यान में रख सकते हैं जो है उनका हेडक्वार्टर्स, तो उनका हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है। रीजन सर्व करते हैं वो एशिया एंड ओशनिया। 102 मेंबर्स है फिलहाल उनके साथ जुड़े हुए, 102 मेंबर कंट्रीज भी आप बोल सकते हैं। और उनका फाउंडेशन 16 जन 2016 में हुआ था। तो ये कुछ जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए AIIB के साथ से जुड़ी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो उत्तर प्रदेश सरकार पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने फिलहाल में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है। तो आप इस न्यूज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। माना जा रहा है कि उन्होंने 57 लाख वर्कर्स को इस स्कीम के अंडर जॉब दिलाया है, और कई सारे और लोगों को भी जॉब दिलाया जाएगा फ्यूचर में। तो कुछ जानकारी जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये स्कीम को 2006 में लॉन्च किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे लॉन्च किया था। मेन टारगेट इसका है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना रूरल एरियाज़ में, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से चलाया जाता है। तो इस जानकारी को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके साथ कुछ और भी जानकारी जो है आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है, वो मैं लिंक में दिए गए PDF में डाल दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो कर्म भूमि एक पोर्टल लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि IIT प्रोफेशनल्स को जॉब मिलने में आसानी हो, उन्हें जल्द से जल्द जॉब दिया जा सके जो रिटर्न आए हैं कोविड-19 सिचुएशन की वजह से दूसरे स्टेट्स या कंट्रीज में से, तो उन्हें IT फॉर्म्स में ओपनिंग के तहत जॉब दिलाया जा सके। तो ये कुछ जानकारी जो आपको इसके साथ ध्यान में रखनी होगी कि ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है। तो वेस्ट बंगाल के कैपिटल को आप ध्यान में रखिएगा, कोलकाता। चीफ मिनिस्टर को आप ध्यान में रखिएगा, ममता बनर्जी। और गवर्नर को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ईयरबुक लॉन्च किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाइना और पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर आर्मेंट्स होने की संभावना है। तो ये माना जा रहा है कि इंडिया के न्यूक्लियर आर्म्स 130 जो 2019 में थे वो 150 हुए हैं 2020 तक आते आते, और पाकिस्तान के पास माना जा रहा है कि 160 न्यूक्लियर आर्म्स हैं, जबकि चाइना के जो 290 थे 2019 में वो अभी बढ़ के हो गए हैं 320। तो ये कुछ जानकारी जो है आपको याद रखनी चाहिए, और ये तब ईयरबुक रिलीज़ किए हैं जब चाइना और इंडिया के सोल्जर सामने सामने टकरा रहे हैं, तो उसे भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो कुछ जानकारी जो आप ध्यान में रख सकते हैं वो है कि इसका फाउंडेशन 6 मई 1966 को हुआ था, उनका हेडक्वार्टर स्वीडन में है, और इनके फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा न्यूज़ को। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मिलिट्री डिफेंस में जाना चाहते हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो खादी, अगर आपको नीरा तो आपने सुना ही होगा, नीरा आपको पसंद भी होगा, बहुत सारे लोगों ने पिया भी होगा, तो ये जानकारी आपके लिए हो सकती है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन उन्होंने
नीरा को एज ए सॉफ्ट ड्रिंक इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया है, उसे प्रमोट करना चाहते हैं ताकि आदिवासी लोग जो रहते हैं या रूरल एरियाज़ में जो रहते हैं उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में बढ़ाया जा सके, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जा सके। तो ये पालघर में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, महाराष्ट्र पालघर में, ताकि उससे वो टूल किट्स बाँट के उन्हें प्रमोट कर सके ताकि वो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में बढ़ सकें। तो इसके साथ कुछ जानकारी जो आप ध्यान में रख सकते हैं, वो है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को 1956 में स्टार्ट किया गया था। उनका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और उनके चेयरपर्सन विनय सक्सेना को भी आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि इसको एज अ सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करने जाया जा रहा है, तो अब ध्यान में रख लीजिएगा। और इसके साथ बढ़ते हैं लास्ट खबर की तरफ। तो न्यू फिश स्पीसीज डिस्कवर हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अगर आप फिश लवर है तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो इसके साथ कुछ जानकारी जो आप ध्यान में रख सकते हैं वो है इस फिश का नाम। तो काफ़ी डिफरेंट नाम है, काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम है, तो आप उसे ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम में आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। न्यू डिस्कवरी है फिश स्पीसीज की, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके साथ साथ वो कहाँ पे पाई गई है, सीरम और सिकू नदी में पाई गई है, जिसके बेसिस पर उनका नाम रखा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। कहाँ, कौन सी नदी में, कौन सी रिवर में उसे पाया गया है, वो भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके साथ साथ उन्हें डिस्कवर किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, तो उनकी कैपिटल ईटानगर को भी आप ध्यान में रखिएगा, उनकी प्राइम चीफ मिनिस्टर को भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिवीजन ही हो रहा है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें फॉलो कीजिए। हम काफ़ी अलग अलग चीज़ें वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली न्यूज़ वीडियो में, तब तक खुशहाल रहिए। कोविड-19 सिचुएशन है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।